स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। प्रोफेसर अस्मित कौर हेयर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर के इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। क्योंकि मुझे पता है आपके पास बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो अगर आप एक बार इस पूरी वीडियो को सुन लोगे तो आप काफ़ी हद तक यूनिट 1 पूरी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उससे पहले आपको इंट्रो में या मीनिंग में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मीनिंग तो लिखना ही है ऑब्वियसली, क्योंकि सब्जेक्ट यही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट्स। वो स्टेटमेंट्स क्या डिस्क्लोज करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटस को डिस्क्लोज करती हैं। किसको डिस्क्लोज करती हैं? मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, ताकि वो लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें। उनको असिस्ट करती हैं ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सके और जो भी उनके पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रॉपरली एलोकेट कर सके। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर 3 प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? एक बैलेंस शीट, सेकंड इनकम स्टेटमेंट, थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब नेचर क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का? ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। रिकॉर्डेड फैक्ट्स कौन से? सिर्फ वो वाले फैक्ट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और उनके एविडेंसेस होते हैं हमारे पास बिल की फॉर्म में, वॉचर्स की फॉर्म में। तो उसी के बेसिस पे ये फैक्ट्स को रिकॉर्ड करती है। फिर ये बेस्ड होती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर। आपने पढ़ा है ना टॉपिक कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ द अकाउंटिंग, बेसिक टॉपिक है। तो 4 कन्वेंशंस होती हैं, दैट इज कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटीरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर। इसका मीनिंग तो आपको क्लियर ही होगा, +1 +2 में ये चीजें आपने अच्छे से कर रखी हैं। ठीक है, तो कहते कि जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। फिर क्या कहते हैं, जो बनाई जाती हैं रिपोर्ट्स वो कंसेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। पोस्टुलेट्स और कंसेप्ट्स मतलब एजम्पशंस। ठीक है, एजम्पशंस कौन कौन सी ली जाती हैं? 10 कंसेप्ट्स आर देयर, मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। मैंने कुछ ही डिस्कस करें यहाँ पे, जैसे गोइंग कंसर्न, आपको कुछ कुछ याद आ जाएगा सुन के। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट किया है, मैचिंग कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो इसी तरह से हमारे पास 10 अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। तो जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं उन अकाउंटिंग स्टेप्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर फोर्थ आता है पर्सनल जजमेंट। ये कहीं ना कहीं पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, क्योंकि देखो चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड करता है। मान लो कोई कंपनी लीफो कर रही है अडॉप्ट, कोई फीफो कर रही है, तो यहीं पे चेंज आ गया। अब डेप्रिसिएशन की बात करें तो कोई स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट कर रही है तो कोई रिटर्न डाउन वैल्यू को अडॉप्ट कर रही है। तो इसीलिए इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। क्लियर हो गया? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। काफी कुछ इसमें कवर हो गया हमारा, तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में इसमें से कुछ भी बेसिक आप मीनिंग या इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ग्लोबल कन्वर्जेंस के बारे में। कई बार आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्लोबल कन्वर्जेंस। तो अब वो क्या होता है? देखो, ग्लोबलाइजेशन आई थी 1991 के अंदर। ठीक है, जिसका मतलब हम अक्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्रीज अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हुआ? हैज मेड द हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर हम किसी दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी तो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना बहुत डिमांडेड हो गया, बहुत डिमांडेड। इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस, बहुत डिबेट्स होने लगी अमंग द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। क्यों? क्योंकि रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हो रही थी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की वजह से और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की वजह से बहुत ज़रूरी हो गया था कि हार्मोनाइजेशन लेके आए, कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरी कंट्रीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें। तो इसी कंसेप्ट को 1990s में हार्मोनाइजेशन के कंसेप्ट को क्या नाम दिया गया? कन्वर्जेंस का नाम दिया गया। ठीक है, जिसके अंदर मेन एम क्या था? हाई क्वालिटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना।
क्या एम था? हाई क्वालिटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना उनका एम था। इस टॉपिक के ऊपर इतनी अटेंशन देने के बावजूद बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वेरिएंट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि यूएस गैप अपना ही अडॉप्ट करते हैं, यूके गैप, आईएएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो स्टिल बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने के बाद कन्वर्जेंस के ऊपर, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से कन्वर्जेंस आई नहीं है, हार्मोनाइजेशन आई नहीं है, स्टिल स्ट्रॉन्ग वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये था आंसर हमारा ग्लोबल कन्वर्जेंस के बारे में। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो जो रिपोर्ट्स हैं वो दो तरह की होती हैं, जर्नल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। ठीक है, जर्नल पर्पस बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है टू द इन्वेस्टर्स, टू द क्रेडिटर्स, टू द एम्प्लॉइज। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं जर्नल पर्पस में? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑन द अदर हैंड स्पेशल पर्पस रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं? वो बेसिकली इंटरनल यूजर्स के लिए ही बनाई जाती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो बेटर प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके। ठीक है, या फिर ये लिमिटेड एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी स्पेशली तैयार की जाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, बैंक्स और टैक्सेशन अथॉरिटीज। ये बहुत जल्दी बन जाती हैं और चीपर होती हैं एज कंपेयर टू जर्नल पर्पस रिपोर्ट्स। ठीक है, और इनके अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं की जाती, उतना ही डिस्क्लोज किया जाता है जितना रिक्वायर्ड है। सो लेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड। इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इसके अंदर लेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जाती है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही कम हो जाते हैं, और ये हर एक पर्सन की, हर एक यूजर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करती। और ऑन दी अदर हैंड जनरल पर्पस रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, तो वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं, ज़्यादा रिलायबल होती हैं, ये कंपैरिजन करने में हेल्प करती हैं, और ये बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर दी आउटसाइडर्स। क्लियर हो गया? और ये बहुत सारे यूजर्स के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं। कौन कौन सी इंक्लूड होती है इनमें? बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये होती हैं जनरल पर्पस रिपोर्ट। अब इन रिपोर्ट्स के यूजर्स कौन कौन होते हैं? दो तरह के यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल में देखो मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स या ऑनर्स, और एक्सटर्नल में क्रेडिटर्स को जरूरत होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, इन्वेस्टर्स ने देखना होता है क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है, टैक्सेशन अथॉरिटीज, कंपिटिटर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंजेस, फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं जरूरी होती हैं डिसीजन मेकिंग में। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बहुत सिंपल पॉइंट है, हमें क्यों बैलेंस शीट चाहिए, हमें क्यों इनकम स्टेटमेंट चाहिए भाई, हमें क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए? ताकि हम फर्दर प्लानिंग कर सकें, कंट्रोलिंग कर सकें अगर कोई गलती हुई है, एनालाइज कर सकें और डिसीजन ले सकें। बेटर डिसीजन टेकिंग के लिए भी हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जरूरी होती हैं। फिर क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है वो रिपोर्ट्स को देख के रैशनल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर सके कि उन्होंने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। ठीक है, फिर कहते हैं ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये एक डेमोन्स्ट्रेशन होती है कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस के रिगार्डिंग, कि कंपनी के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है वो हम रिपोर्ट्स देख के ही जज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करती हैं कैसी इंफॉर्मेशन को? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी, की कितनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज या कितनी लाइबिलिटीज उसके ऊपर है, तो ये हमें रिपोर्ट्स देख के पता चलता है। और तो और हमें रिपोर्ट्स क्यों बनानी पड़ती हैं? क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी कहते हैं कि हमें रिपोर्ट्स बनानी जरूरी है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट जरूरी है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है। तो इसलिए स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हम रिपोर्टिंग करते हैं, और ये हमें हेल्प करती हैं डिस्क्लोज करने के लिए कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितनी है एंटिटी की। ये रिपीट हो गया पॉइंट। फिर कहते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज, कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि
कब पैसा जाएगा, कब आएगा, क्या टाइमिंग्स होगी और क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है बिजनेस के लिए रिगार्डिंग कैश फ्लोज। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब इसको बनाने का बेनिफिट क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड्स हो जाते हैं हमारे पास। अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो परमानेंट रिकॉर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, फैसिलिटेट कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली या फिर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, तो हम उसके साथ कंप्लायंस करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि वो फर्दर प्लानिंग कर सकती है, फर्दर बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकती है। फिर ये बताती है कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। ये हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करती हैं, और एक लीगल एविडेंस के तौर पे भी कभी भी कोर्ट में अगर प्रेजेंट करना हो ना एज लीगल एविडेंस, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को लीगल एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया जा सकता है और वो एक्सेप्टेबल होती हैं। क्लियर? फिर इसकी लिमिटेशंस भी है कहीं ना कहीं। लिमिटेशंस क्या है? देखो, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है। मैंने अभी अभी बताया आपको यूएस गैप, यूके गैप। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि अगर हम इंटरनेशनली बिजनेस कंडक्ट करना चाहते हैं तो हम किसको फॉलो करें। तो ये एक जो डिफरेंट है अकाउंटिंग पॉलिसीज में, वो इसकी लिमिटेशन बन जाती है। प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी इज देयर, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमने सिर्फ यही दिखाना है इन्वेस्टर्स को कि हमारी जो कंपनी है बहुत अच्छी है, ग्रो कर रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो सब्जेक्टिविटी लेके आती है, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करके दिखाती है, और हम अपने जो ड्रॉबैक्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं हाइड कर देती है। ठीक है, अब तीसरी लिमिटेशन क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वैल्यूज को रिकॉर्ड करता है। भाई हमारे एम्प्लॉयज कितने एफिशिएंट हैं, कितने स्किलफुल हैं, क्या वो हमें प्रोवाइड करके दे रहे हैं, तो ये चीजें तो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। लिमिटेड प्रिडिक्टिव वैल्यू, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं वो हमेशा पास्ट एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती हैं, ये हमें प्रिडिक्टिव या फ्यूचरिस्टिक स्कोप नहीं दिखाती। ठीक है, फ्रॉड्स एंड एरर्स के चांसेस होते हैं विंडो ड्रेसिंग के, कि जो दिखाना चाहते हो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप दिखाओगे। ठीक है, और स्कोप ऑफ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि हमने कॉस्ट कम दिखानी है, बेनिफिट ज्यादा दिखाने हैं, तो बेनिफिट ज्यादा दिखाने के चक्कर में हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ। ठीक हो गया? अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का क्वेश्चन बनता है ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपने देखा होगा कि तीन तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो आपको आ सकता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एफएएसबी, या आ सकता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ आईएएसबी, या फिर आ सकता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कंबाइंड कंबाइंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो कोई भी फ्रेमवर्क स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बहुत इंट्रो करेंगे। पहले करेंगे एफएएसबी के बारे में। एफएएसबी की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एस्टैब्लिश करी गई थी 1973 के अंदर। ठीक है, ये जो एस्टैब्लिश करी गई थी, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को बनाती है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को बनाती है उन कंपनीज के लिए जो कि गैप को फॉलो करते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? नॉर्वॉक में, कनेक्टिकट, यूएसए। राइट? और जो एफएएसबी है वो रिकॉग्नाइज्ड करी गई है एज अ डेजिग्नेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर। ये एक स्टैंडर्ड सेटर बॉडी है फॉर पब्लिक कंपनीज बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इसको एक डेजिग्नेशन दिया है। कौन सा डेजिग्नेशन? स्टैंडर्ड सेटर बॉडी का। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर मैं बात करूं आईएएसबी की, तो आईएएसबी एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2001 के अंदर एज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन। किसकी सक्सेसर? इससे पहले क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, जिसके लेटर ऑन 2001 में बनाया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ये बोर्ड कहाँ पे बेस्ड है? लंदन में बेस्ड है। और ये भी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है ऑफ आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इनको कौन सेट करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड।
मतलब IFRS के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें कौन सेट करता है? IASB। क्लियर? अब देखो, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अगर आपको कंबाइंड फ्रेमवर्क आता है तब भी आपने आगे सारा कुछ यही लिखना है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कंबाइंड फ्रेमवर्क में। और अगर आपको आता है फ्रेमवर्क ऑफ IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का, तब भी आपने यही सब लिखना है। जो FASB है ना, FASB का जो फ्रेमवर्क है वो स्टेटमेंट्स के अंदर दिया गया है, कंसेप्ट स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगी मैं आपको। तो अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंबाइंड फ्रेमवर्क आएगा तब भी यही कुछ लिखना है, और IASBA का आएगा तब भी यही कुछ लिखना है। तो स्कोप एंड कवरेज, ये जो फ्रेमवर्क है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करते हैं assumption एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एंड फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। तो दिमाग में बिठा लीजिए, कंबाइंड फ्रेमवर्क आए या IASB का फ्रेमवर्क आए तो आपने लिखना है कि वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो, ऑब्जेक्टिव के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन जो हमें बताए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, और चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या एबिलिटी है टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स के बारे में बताए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनका इफेक्ट पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो मतलब फ्रेमवर्क क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बतानी है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है। क्लियर हो गया? दूसरा है assumptions एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो बेसिकली 2 मेन assumptions के ऊपर बेस्ड है। 2 मेन assumptions कौन सी हैं? फर्स्ट है एक्रूअल बेसिस। देखो बेटा, जो अकाउंटिंग है ना वो दो तरह से की जा सकती है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है कि जब कैश रिसीव हुआ तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, और जब कैश पे करा गया इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, ठीक है। लेकिन एक्रूअल बेसिस होता है कि जब वो ड्यू हो गया, मतलब चाहे आपने कैश पे करा चाहे नहीं, चाहे रिसीव करा या नहीं, इट डजेंट मैटर, तो आपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में उसी टाइम डाल देना। जैसे सेल हो गई तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको सेल दिखा देना है, चाहे कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ, ठीक है। तो ये होता है एक्रूअल बेसिस। और दूसरी एजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न, मतलब ऑनर आए, ऑनर मरे, ऑनर चला जाए या कोई भी मेंबर आए चला जाए, इट हार्डली मैटर्स। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी चाल चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, वो गोइंग कंसर्न होती है, हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है वो इन 2 assumptions के ऊपर बेस्ड होती है, दैट इज एक्रूअल बेसिस कि जब ड्यू होगा तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा देना है, एंड सेकंड वन इज गोइंग कंसर्न कि मेंबर्स के आने जाने से या फिर ऑनर के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती रहती है। क्लियर? अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 4 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वे से मैंने ये चार्ट बनाया, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए जो कि इजीली अंडरस्टैंड की जा सके, और इसमें आपने 3 मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस देना है। ये आप एक्सप्लेन आगे कर सकते हो। लाइक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज मतलब छोटी होनी चाहिए, और कंप्लीट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट होंगी तो हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। दूसरा है रेलिवेंस, रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट के अंदर 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो टाइमलीनेस होनी चाहिए, टाइमलीनेस मतलब जब भी रिक्वायर्ड है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब रिक्वायर्ड है तब बनाने बैठोगे, जब रिक्वायर्ड है तब प्रेजेंट होनी चाहिए। और मटेरियलिटी होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे करके डाली है। मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, जो एक्चुअल में है वही दिखाओ, ठीक है। थर्ड है रिलायबिलिटी, रिलायबल होनी चाहिए, मतलब
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दें, जिनके ऊपर विश्वास किया जा सके। सेकेंड है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपने ये देखना है कि उस ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस क्या है, लीगल फॉर्म नहीं देखनी, सब्सटेंस देखना है। ये एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो, इक्विपमेंट हायर्ड फॉर लाइफ टाइम, मैंने कोई इक्विपमेंट लाइफ टाइम के लिए हायर कर दिया, ठीक है, तो अब इक्विपमेंट मेरे पास तो नहीं है, ना ही उसकी ऑनरशिप मेरे पास है, ठीक है, वो मैंने किसी और को लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो इक्विपमेंट आपने फिर भी अपने अकाउंट्स में दिखाना है, क्योंकि उससे आप कुछ इनकम तो जनरेट कर रहे हो, राइट, उससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे वो इक्विपमेंट आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। फिर आ जाता है न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल होनी चाहिए, विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कि आपने छेड़छाड़ करी है उसके साथ, न्यूट्रल होनी चाहिए। और वेरीफिएबिलिटी, वेरीफाई कब होता है रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट तब वेरीफाई होता है कि अगर हमने इसमें लगाया तब भी सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, दूसरे में अप्लाई किया तब भी सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तीसरे में अप्लाई किया तब भी सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो वेरीफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और ऑडिटर ने देखा तो कुछ और रिजल्ट्स आ गए, किसी और ने एनालाइज किया तो कुछ और रिजल्ट्स आ गए, जो मर्जी उसको देखे, उस वो वेरीफाई करना चाहिए सिमिलर कंक्लूजन को, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है कंपेरेबिलिटी, वो कंपेयर करने के लायक हो, और वो कंपेयर तभी करी जा सकती है अगर वो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर की जाएंगी। क्लियर? तो ये हैं 4 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया कि आप डिटेल में एक्सप्लेन करो 15 मार्क्स में, तो ये डायग्राम बस आप अपने दिमाग में रख लो, ऐसे ही डायग्राम बना देना और एक एक दो दो लाइनों में इसी को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन। ये कौन सा है? थर्ड पॉइंट आ गया। तो डेफिनेशन, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एलिमेंट्स को। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास होता है एसेट। एसेट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? वो चीज जिसके थ्रू हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे टू द एंटिटी, टू द एंटरप्राइज, और वो कंट्रोल की जा रही है बाय द एंटिटी ओनली, ठीक है, तो उसे हम अपना एसेट बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी क्या होती है? जिसकी सेटलमेंट पे हमारे जो कैश है वो आउटफ्लो हो रहा है, उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। देखो ध्यान से, सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज, उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। इक्विटी क्या होता है? रेजिडुअल इंटरेस्ट। जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करते हैं और जो हमारे पास रेजिड्यू बचता है, रेजिडुअल इंटरेस्ट बचता है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी। फिर इनकम क्या होता है? इनकम और एक्सपेंसेस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। देखो, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट वो इनकम होता है, ऑन द अदर हैंड एक्सपेंस में देखो उसी का उल्टा लिख दो, डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेंस होता है, ठीक है। फिर ऊपर आ जाओ, इंक्रीज तो हुआ है मतलब इनफ्लो हुआ है, या फिर एनहांसमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, या एसेट से अगर इनफ्लो हुआ है तो वो इनकम होती है, या फिर डिक्रीज इन लाइबिलिटीज भी इनकम होती है। तो एक्सपेंसेस में आउटफ्लो, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई या उससे पैसा चला गया, आउटफ्लो हो गया, या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो ये होता है एक्सपेंस। तो ये हमारे डेफिनेशंस आपने सिर्फ लिखनी है 5 एलिमेंट्स की। अब इनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है? इनको तभी रिकॉग्नाइज करना है, 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इनको तभी रिकॉग्नाइज करना है अगर तो इनसे होने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी को मिलेगा, और जो इसकी वैल्यू है या कॉस्ट है वो रिलायबली मेजर की जा सकती है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो उसे हम अपना एलिमेंट रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर? फिर आ जाती है मेजरमेंट। इनको कैसे मेजर करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे मेथड्स हैं, बेसिकली 4 मेथड्स हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर भी मेजर किया जा सकता है, करंट कॉस्ट के ऊपर, रिलायजेबल वैल्यू के ऊपर, या फिर प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर इनको मेजर किया जा सकता है। तो होपफुली मेरे अकॉर्डिंगली इनका मीनिंग आपको क्लियर होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रही। तो 4 तरह की मेजरमेंट होती है, ठीक है। फिर लास्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल कंसेप्ट 2 तरह का होता है, फाइनेंशियल एंड फिजिकल। फाइनेंशियल कंसेप्ट में मनी टर्म्स में बात की जाती है, और फिजिकल कंसेप्ट में प्रोडक्टिव कैपेसिटी के टर्म्स में बात की जाती है। क्लियर हो गया?
तो एक सिंगल फॉर्मूला है दोनों में ही, इसमें हम मनी टर्म्स में बात करेंगे, उसमें हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड उठानी है सबसे पहले, उसमें से माइनस करना है अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और माइनस करना है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन आपने करा है टुवर्ड्स द इक्विटी, तो वो भी आपने माइनस करना है। तो माइनस करके जो भी अमाउंट आएगी वो क्या है, प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अगर फिजिकल कंसेप्ट की बात करूं तो उसमें हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा, फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड, उसमें से माइनस करना है फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है, और माइनस करना है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इक्विटी, और जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था आपका कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंबाइंड में भी यही लिखना है और IASB में भी यही लिखना है। तो होपफुली बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपको ये वीडियो। नो डाउट जो आपको 12 शीट्स मिल रही हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो आप कंप्लीट कंसेप्ट तो नहीं लिख पाओगे, इसीलिए जैसे मैंने शॉर्ट में सब कुछ कवर किया है एज सच आप ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फाइनल ईयर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जुड़ी रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच।